अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त यह कहना चाहिए कि इन दिनों में माहौल ऐसा बन रहा है कि सियासी खबरों से ज़्यादा ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि अदलिया से जुड़ी हैं, और बड़ी दिलचस्प सिनेरियो इसलिए भी बनता नज़र आ रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमें अदलिया लाइमलाइट में आती हुई नज़र आ रही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्टैंडिंग अपनी जगह, लेकिन जो मसाइल 26वीं आईनी तरमीम के बाद पैदा हुए हैं, लगता ही है कि हुकूमत उनके लिए तैयार नहीं थी। एक तरफ हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ वकला की तरफ से जो एहतजाज किया गया, ये अलग बात है कि महदूद पैमाने पर एहतजाज किया गया, इसको पाकिस्तान बार कौंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार जैसे इदारों ने ओन नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा नंबर वकला की सूरत में सड़कों पर नज़र आया इस्लामाबाद के। उसका बुनियादी मकसद यही था कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तैनातियाँ हैं उस हवाले से एक तो जुडिशल कमीशन का इजलास था, और दूसरा सबसे बढ़कर ये कि इससे कुछ दिनों पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जिन जजेस की तैनातियाँ की गई, उससे लगता यह है कि ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जो जजेस हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद जो नए जजेस अपॉइंटेड हैं उनकी फहरिस्त भी जारी की गई, और आज हमने देखा कि जस्टिस याया आफरीदी साहब ने IMF के वफ़द से भी मुलाकात करके उनको भी जो आईनी और कानूनी उमूर के हवाले से कुछ चीज़ें थी उनकी गोश्त गुजार की हैं। लेकिन माहौल ऐसा बन रहा है जिससे लगता है कि पहले हुकूमत एक दबाव के अंदर मौजूद थी, अब अदलिया भी बज़ाहिर किसी हद तक दबाव में नज़र आती है, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब मुकदमात की तादाद इस वक्त अदलिया के सामने मौजूद है। फिर ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का जो ख़त है वो भी ज़ेर बहस रहा, वो आज आईनी बेंचेस के सपोर्ट कर दिया गया है, जो गालिबन खान साहब की ख्वाहिश नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी अब देखना होगा कि आया ये बेंचेस क्या फ़ैसला करते हैं। वो तमाम सिनेरियो बनता नज़र आ रहा है, जिससे लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस अदलिया के इशूज़ के हवाले से हमेशा से वोकल रही है, उनको एक मरतबा फिर इन तमाम चीज़ों के ऊपर वोकल होने की ज़रूरत है और अपना एक जो बयानिया है वो देने की ज़रूरत है। इसीलिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक के सीनियर रहनुमा भी हैं, मेंबर कोर कमेटी भी हैं, बैरिस्टर अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आज की जो डेवलपमेंट थी उस पर आपका कमेंट ले लूँ कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने IMF की वफ़द से मुलाकात की है। बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि जो SOPs या कुछ जो रिजर्वेशंस थी IMF का जो एजेंडा था उसका हिस्सा थी, और उसके ऊपर मुलाकात करना चाह रहा था IMF। आपके ख्याल में क्या आप समझते हैं कि ऐसा कहीं और भी इसकी मिसाल मिलती है कि IMF का वफ़द कभी कुछ दीगर लोगों से मिल रहा हो, कभी कुछ सेक्टर्स में बातचीत कर रहा हो, और अब इतना उनको लेवरेज मिल जाए कि वो डायरेक्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए भी जा सकता है? देखिए, अनप्रेसिडेंटेड है, कभी हुआ नहीं पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में कि IMF का कोई वफ़्द हो, वो आके चीफ जस्टिस जो हैं हमारे, उनसे मुलाकात करे। मैंने अपनी जो प्रैक्टिस है लीगल, जितनी मैंने वकालत की है, उसमें मैंने नहीं देखा और ना मैंने पढ़ा जो जुडिशियल हिस्ट्री है पाकिस्तान की, कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ हो या हुँ, जजेस लेटर लिख रहे हों कि हमारे यहाँ इंटरफेरेंस हो रही है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर हम जुडिशरी में देखें जो अनप्रेसिडेंटेड हुई हैं हमारी जुडिशियल हिस्ट्री में या हुँ, करंट जुडिशियल जो हमारे पिछले 2 साल गुज़रे हैं। सो ये एक मेरे ख़्याल से नहीं होगी इतनी कोई अनप्रेसिडेंटेड चीज़, मेरे लिए कोई मेरे ख़्याल से हैरानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आप देखें वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान को ज़ाहिर-सी बात है वो पैसे देते हैं हुँ, IMF, तो वो फिर चीज़ों पे उनकी कंडीशनैलिटीज़ भी आती हैं, उसके साथ अटैच होती हैं। हुँ, इकोनॉमिक कंडीशंस भी होती हैं, लेकिन उसके साथ मेरे ख़्याल से दे वर मोर कंसर्न्ड कि जी जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म है हुँ, इस मुल्क में और जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उस पे कुछ कंसर्न था, क्योंकि अगर पिछले 2 साल में हम देखें लीगली अगर इस मुल्क की जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे कोई असॉल्ट हुआ है, तो हुँ, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हुँ, उस असॉल्ट पे तो मेरे ख़्याल से याया अफरीदी साहब का जो पिजन एटीट्यूड था, वो तो हमने देख लिया। उल्टा मेरे ख़्याल से तो उनके रवैये से तो यही लगा कि हुकूमत और पार्लियामेंट फैसिलिटेट हुई कि वो उसको पास करने लॉ को, और इस तरह की जो अमेंडमेंट है वो लेके आए और उसको कोई चैलेंज भी नहीं आया, ना वो केस उस तरह सुना गया जिस तरह हुँ। बाकी जजेस चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के। तो मेरे ख़्याल से तो एक मुलाकात है, इस पे क्या डेवलपमेंट होनी है, वो अभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी भी जुडिशियल कमीशन के मेंबर्स को वो मिलेंगे, अभी हमने यही सुना था। हुँ, सो हुँ। लेट्स सी उस पे क्या इनपुट दी जाती है, क्योंकि हमने भी देनी है इनपुट, ज़ाहिर-सी बात है। हमने तो जो हमारा जो कंसर्न है रिगार्डिंग द 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वही हम उसी की ही बात करेंगे। लेट्स सी क्या होता है, आगे अच्छा, डेवलपमेंट क्या आपने भी होती है। खुद ही ज़िक्र कर दिया, उमर अयूब साहब भी यही बात कर रहे हैं कि जब उनकी मुलाकात होगी तो वो भी 26वीं तरमीम और इलेक्शन के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि वो अपने सजेशंस या फीडबैक के अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं? मतलब IMF की डोमेन में तो ये नहीं आएगा, वो तो एक अपने आपको पता है एजेंडा के तहत गुफ्तगू कर रहे हैं, या जो उनके SOPs हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। लेकिन आपको लगता है कि कोई फ़र्क पड़ेगा उनके साथ ये गुफ्तगू करके?
देखिए जहाँ तक आईएमएफ की बात है, ज़ाहिरी बात है जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, जब कोई कंडीशंस आती हैं आईएमएफ से रिलेटेड, बेशक वो इकोनॉमिक हो, फिस्कल मेजर्स हो, हुँ, और अगर वो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड या जुडिशियल इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कोई ऑब्जर्वेशंस भी आ जाती है किसी इंटरनेशनल बॉडी की, तो हुँ, जो हुकूमत होती है इसको बड़ा सीरियस लेती है और कोशिश करती है कोई भी अगर रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो कि वो उन चीज़ों को रेक्टिफाई करे। अभी हुँ, जैसे अगर आप देख लें यूरोपियन यूनियन जैसे है, उनकी तरफ से कोई अभी पिछले 2 महीने से कुछ वो भी बातें कर रहे हैं, कंसर्न्स रेज़ कर रहे हैं जीएसपी प्लस स्टेटस के से रिलेट करके मिलिट्री ट्रायल्स को, हुँ, जो सीक्रेट ट्रायल्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, उस तरह की बातें भी हुई तो ज़ाहिर-सी बात है गवर्नमेंट को इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जो हैं, उनको फुलफिल तो करना होता है। तो एक ये एडेड प्रेशर होता है कि जो आपकी कमिटमेंट्स हैं उनको आप फुलफिल करें, तो अभी ये मेरे ख़्याल से प्रीमैच्योर है बात। ये जब तक डिस्कशन होती नहीं है, क्या कंसर्न्स है एग्ज़ैक्टली, हुँ, हुँ, किस तरह की जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात हो रही है आईएमएफ की तरफ से, ये सारी चीज़ें अगर टेबल पे आएँगी, बात होगी तो मेरे ख़्याल से तब हम इस पे कोई कंक्रीट बात कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे ख़्याल से हुँ। थोड़ी-सी प्रीमैच्योर बात होगी। अच्छा, अब ये फ़रमाइएगा कि एक और जो मसला दरपेश था वो ये था कि बानी पीटीआई चेयरमैन की तरफ से जो ख़त लिखा गया था वो अब आईनी कमेटी को भिजवा दिया गया है। अब उसमें ये भी देखा जा रहा है, मैं चाहूँगी थोड़ा-सा इसको भी आप एलाबोरेट करें कि ये जो आर्टिकल 184 की शेख 3 से मुतालिक बात हो रही है कि वो उसका फ़ैसला करेगी कमेटी कि वो किस एक्सपेक्टेशंस पर उतरता है। ये थोड़ा-सा बताएँगे कि ये आसान लफ्ज़ों में ये बात क्या है? और दूसरा, क्या खान साहब की भी ख़्वाहिश थी कि ये कमेटी को भिजवाया जाए या इसका मकसद कुछ और था? देखिए आर्टिकल 184(3) की जो भी पिटीशन होती है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन कहते हैं। हुँ, हुँ, इसकी 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि ये मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस हो और दूसरी ये कि एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो। अब हुँ, जो बानी पीटीआई ने अपने, बल्कि मैं तो वर्ड इमरान खान यूज़ करूँगा, आपको भी एडवाइस करूँगा इमरान खान यूज़ किया करें, बानी हुँ, पीटीआई तो मुझे तो सही लफ्ज़ नहीं लगता। तो जो इमरान खान साहब ने जो हुँ, लेटर लिखा, उसमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स की मैस स्केल पे वायलेशन हो रही है, हुँ, और ज़ाहिर-सी बात है फिर ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर हो गया, और साथ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात है, राइट टू लाइफ की बात है, राइट टू डिग्निटी की बात है, हुँ, राइट टू मूवमेंट की, राइट टू फ्री स्पीच, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू प्रोटेस्ट, ये हुँ, सारे बुनियादी हकूक जो पिछले 2.5 साल से तमाशा लगा हुआ है, पामाल हो रहे हैं। हुँ, लेकिन जो हमारी जुडिशरी है, उसका जो रवैया है गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो नहीं है वैसा। तो उन सारी चीज़ों का जो एक दरिया में कूज़े को बंद करके ये लेटर लिखा गया, और चीफ जस्टिस बीइंग द अल्टीमेट फादर ऑफ द जुडिशरी इन पाकिस्तान, उनकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनको लेटर लिखा गया, और ये पहले भी लेटर लिखे गए हैं। पिछले जो चीफ जस्टिस थे कादी फ़ायद ईसा साहब, उनको भी लिखे गए, उमर अता बंदयाल साहब को भी लिखे गए, लेकिन उस तरह का जो एक्शन है वो हमें नज़र नहीं आया। तो अभी हुँ, भी बानी पीटीआई बेसिकली तो वो बुनियादी तौर पे तो ज़मीर जो है उनको झंझोड़ रहे हैं कि शायद कोई ज़मीर झंझोड़ूँ मैं और उसमें से कुछ डेवलपमेंट हो जाए। हुँ, फिर हुँ, जब ये सारी बातें केस लगेगा, अब आईनी तरमीम के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएगा, हुँ, क्योंकि पहले ऐसे नहीं होता था। पहले तो चीफ जस्टिस साहब एक बेंच बनाते थे, उसमें से किसी में भी जा सकता था। तो लेट्स सी ये फिक्स हो, फिर बुनियादी हकूक की जो पामार हो रहे हैं उनको उनको एड्रेस किया जाए। ये सारी चीज़ें हैं देखने वाली, और हुँ, जुडिशरी पहले सा रवैया तो मुझे इतना इम्प्रेसिव नहीं है। अभी देखते हैं क्या करती है, अभी तो हुँ, मुझे इतनी पॉजिटिव चीज़ें नज़र नहीं हुँ। आ रही। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि अब मिलिट्री कोर्ट्स में एक तो ट्रायल का जो केस है वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोर कमांडर हाउस हमला केस था, उसमें कुछ केपीके के लोगों को आज ज़मानतें मिली हैं जो उन केसेस में नामज़द थे। आपको लगता है कि कुछ रिलीफ़ की गुंजाइश पैदा हुई है? क्योंकि आप तो उनको डिटेल में आपको पता होगा कि वो उस केस में कहाँ स्टैंड करते थे, उस वाक़यात में कहीं मुलव्वस थे भी कि नहीं। तो आपके ख़्याल में ये जो वो अगर फ़ैसला नहीं आता और उससे पहले ही लोगों की ज़मानतें या उनको सज़ाएँ होती हैं, तो उससे नहीं लगता कि चीज़ मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो जाएगी? देखिए, हमारा पहले दिन से एक ही मौक़िफ़ है कि जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है सिविलियंस का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो हुँ, क्यों हुँ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके 3 रीज़न्स हैं। एक ये वो आर्टिकल 175 3 की वायलेशन है, जो कहता है एग्ज़ीक्यूटिव और जुडिशरी 2 सेपरेट इंस्टीट्यूशंस हैं। जुडिशरी का काम एग्ज़ीक्यूटिव नहीं कर सकता। फिर आर्टिकल 10 ए की वायलेशन थी, क्योंकि आर्टिकल 10 ए राइट टू फेयर ट्रायल गारंटी करता है, और जब एग्ज़ीक्यूटिव का अफ़सर मेरा जज बनेगा तो 10 ए की वायलेशन होगी। फिर हुँ, तीसरी बात ये है कि ये सीक्रेट तरीके से ट्रायल हुआ, क्लोज़्ड सेशन में हुआ। ये पब्लिक ट्रायल नहीं था, जो रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर हुँ, साथ-साथ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जो हैं पाकिस्तान की, उसकी वायलेशन थी। जितनी हमने ट्रीटीज़ साइन की हुई हैं, जिसमें आईसीसीपीआर आ गया। आपने हुँ, देखा था अभी वो जीएसपी प्लस स्टेटस, इसी वजह से आपका कंसर्न उन्होंने रेज़ की है। तो हमारे यहाँ यही हो रहा है, आपने जिस तरह का सिस्टम अडॉप्ट किया, जो हुँ, जस्टिस सिस्टम एम्प्लॉय हुँ, हुँ, किया,
उससे इंसाफ नजर नहीं हुआ, वहां रेट्रीब्यूशन नजर नहीं आई, वहां आपको वेंजेंस नजर आई और पॉलिटिकल पार्टी की डिसमेंटलिंग नजर आई। सो दिस होल एक्सरसाइज इज क्वेश्चनेबल। सुप्रीम कोर्ट को अब सारा दारो मदार सुप्रीम कोर्ट पे है कि अगर वो इसको लीगलाइज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पे एक और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का तमगा आ जाएगा। अगर वो इसको लीगलाइज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी ड्यूटी है कि इस सारी चीज को खत्म करें। मिलिट्री ट्रायल ऑफ सिविलियंस को खत्म करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल सही। और सबसे पहले तो इस केस का फैसला आना चाहिए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जानना चाहूँगी कि इस पर पीटीआई ने कुछ वक्त मांगा है, मार्च तक का टाइम दिया गया है। आपके ख्याल में अभी क्या ऐसा उलझाव मौजूद है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन मुतमईन नहीं हो पा रहा? और दूसरा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो 2-3 मरतबा पीटीआई करवा चुकी है, फिर रिजर्वेशंस क्यों नहीं दूर कर पा रहे हैं? देखें, इलेक्शन कमीशन, मैं इस पे बिल्कुल आई एम एब्सोल्युटली क्लियर। द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर सिकंदर सुल्तान राजा जो है इज अ बायस्ड इंस्टीट्यूशन। हमारे साथ उन्होंने बदनीति की तरह हमारे ऊपर सलूक किया। हमें वहां पे इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिली, हमें वहां डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की कोई स्क्रूटनी नहीं हुई, कोई एग्जामिनेशन नहीं हुई, लेकिन हमें सिंगल आउट करके छोटी छोटी चीजों की मिस्टेक्स, इरेगुलरिटीज पॉइंट आउट करके हमें वहां पे पिनलाइज किया गया। दिस लेड टू हमारा इलेक्शन सिंबल गया, जिसकी वजह से फिर काजी फैजीसा साहब उसको वैलिडेट करते हैं, फिर वो जजमेंट खुद ही इस मुल्क की आवाम ने रिजेक्ट कर दी। तो इलेक्शन कमीशन ने एज पर लॉ काम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने एज पर विम्स, डिजायर्स, विशेस काम किया, अपनी विशेस या किसी और की विशेस, ताकि पिनलाइज इमरान खान को करें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करें। अभी भी वही हो रहा है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन जिस तरह नहीं 3 दफा हमने कराया, हर चीज फॉलो की, लेकिन क्या हुआ, उसमें से आपने गलतियां निकाली, हमें पिनलाइज कर रहे हैं, माइंड बना के बैठे हुए हैं। सो इलेक्शन हमें लाहौर हाई कोर्ट से इस इशू पे स्टे ऑर्डर मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन को रोका गया है कि हमारे खिलाफ फाइनल ऑर्डर पास नहीं करें। सो हम इसको देख रहे हैं। हमने सारी चीजों को बिल्कुल हर चीज को कंप्लाई किया, सारी रिक्वायरमेंट्स जो इलेक्शन एक्ट है उसके नीचे रूल्स बने हुए हैं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन अगर माइंड बना के बैठ जाए कि हमने इनको पिनलाइज करना है, तो फिर हम क्या कर लें? हम जितनी मर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लें, इलेक्शन कमीशन तो वही करना है जो उनको वो माइंड बना के बैठे हैं, या उनको जो फैसला लिखा हुआ आया हुआ है ऑलरेडी। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब सर वक्त के लिए। बहुत ही डिटेल में जो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, चाहे इलेक्शन कमीशन में हो, चाहे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो केसेस उनके मुख्तलिफ कोर्ट्स में इस वक्त मौजूद हैं, सलमान नियाज़ी साहब ने उसके ऊपर बड़ा डिटेल में अपना तज्ज़िया भी दिया और जहाँ पर पीटीआई स्टैंड करती है वो बताया। एक मुख्तसर वक्फ़ा और उसके बाद हम ज़रा तफसीलन बात करने जा रहे हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने IMF के वफ़द से मुलाकात की है, उसमें बहुत से इशूज़ के ऊपर बातचीत की गई है। उसकी इंसाइट क्या है ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से हमने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात की है, जो जस्टिस याहिया आफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनकी आज IMF के वफ़द से मुलाकात भी हुई है। यकीनन इसमें सिर्फ एक मसला ही नहीं बल्कि कई मसाइल डिस्कस किए गए होंगे, लेकिन एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उसमें मुआवना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो टेक्निकली जहाँ पर लेजिस्लेशन पाकिस्तान की खड़ी है, कहाँ हद तक और किस हद तक IMF उसमें इनकॉपरेट कर सकता है और क्या इसकी ज़रूरत भी महसूस होनी चाहिए? क्या इसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत समझें, या फिर जो कॉन्ट्रेक्चुअल बुनियादों के ऊपर जो एग्रीमेंट हुआ है IMF और हुकूमत के दरमियान, उसके अंदर ये शराइत में शामिल है कि IMF इस तरीके से पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल जो एलिमेंट्स हैं या इदारे हैं उनमें इंटरफेयर या उनमें बातचीत के ज़रिए अपने लिए राह हमवार कर सकता है। ये पूरा वो ऐसा सिनेरियो है जिसके ऊपर तफसीलन बात करने की ज़रूरत है, और इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद न्यूज़ इस्लामाबाद के हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं वसीम मलिक साहब, जो कि इस मुलाकात का हिस्सा भी थे। उनसे जानना चाहेंगे कि आया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो सहाफ़ियों से बातचीत की है उसमें किस हद तक मीडिया को एतमाद में लेने की कोशिश की है। वसीम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो आज की मीटिंग थी सहाफ़ियों के साथ, ये सिर्फ एक IMF के वफ़द से जो मुलाकात हुई है उस पर एतमाद में लेना चाह रहे थे? मेरा ख्याल है कि जो कल वकला की तरफ से एहतजाज होता रहा उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो बातचीत की गई होगी, और फिर जुडिशल कमीशन में जो लड़ाई झगड़े की खबरें आती रही, बायकॉट की, तो मैं चाहूँगी पहले IMF के ऊपर बात कर लें तो फिर हम बाकी इशूज़ के ऊपर भी आते हैं। तो क्या कुछ चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया आज? देखिए मैडम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। हुआ ऐसा कि आज के रोज़ चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जो कि अमूमन मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं करते या कम करते हैं,
आज उनकी जानिब से एक इनविटेशन आया कि वो दिन 1:15 पर सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सहाफ़ियों से मुलाकात करेंगे। जब हम पहुँचे तो चीफ जस्टिस वहाँ पर आए और उनका कहना था कि मैंने आपको 3 मामलात पर आज के रोज़ ब्रीफिंग देनी है और उसके बाद मैं आपके सवालात भी लूँगा। जिस पर पहले नंबर पर उन्होंने कहा कि क्योंकि आज IMF का एक वफ़द आया था, उसने मुझसे मुलाकात की है, उस हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि मुझे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से ख़त मौसूल हुआ है और उस पर हमने क्या एक्शन लिया है उस हवाले से भी आपको आगाह करूँगा। और तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि एक नई जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी है वो तश्कील दी जा रही है। उस सिलसिले में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो लीडर ऑफ द हाउस हैं यानी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब, इन दोनों को ख़त लिखा है और इन दोनों को मदऊ किया है कि वो अपनी तजावीज़ के साथ इस नेशनल जुडिशल कमीशन जो कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पॉलिसी की असर नौ तश्कील होनी है, उसमें अपनी जो अगर उनकी कोई गुजारिशात हैं तो वो पेश कर सकते हैं। उसके बाद फिर तफसील से गुफ्तगू हुई। एक तो IMF के हवाले से भी आगाह किया गया। उस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि चूँकि वफ्द मुझसे मिला लेकिन हम जो एक सेक्शन है सोसाइटी का जिसे जुडिशरी आप कहते हैं, हम बड़े कंजर्वेटिव होते हैं। हम हर बात जो है वो किसी से शेयर नहीं करते और इसमें कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी भी होती है। पर चूँकि ये वजारत ख़जाना की दरख्वास्त पर हमें IMF के जो मिशन है उनसे मिलना तो पड़ा है, लेकिन हम उनसे वो जो कुछ हमसे पूछ रहे थे, जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे बतौर अदालती सरबराह, मैंने उनको वो सब कुछ नहीं बताया जो कि हमारा ओथ हमें कहता है कि हम नहीं बता सकते। लेकिन उसके अलावा फिर सुप्रीम कोर्ट का अलामिया भी जारी किया गया और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हमें अपनी मुलाकात में भी बताया, जिसमें जो एक तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जो जजेस की तकर्रियाँ करता है आला अदलिया में, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, उसकी असर-ए-नौ तश्कील हुई थी 26वीं आईनी तरमीम के बाद। तो उस हवाले से जो IMF का मिशन था उनको आगाह किया गया और उसके साथ साथ जो हमारी जुडिशरी में एक अकाउंटेबिलिटी का आंसर है कि जजेस के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती हैं तो उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कार्रवाई करती है, उस हवाले से भी IMF का जो मिशन है उन्हें आगाह किया गया। हमारी जो लोअर जुडिशरी है वहाँ पर जो जजेस की इंडक्शन है उस हवाले से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का IMF के वफ्द को कहना था कि हमारी मातहत अदलिया में ज़्यादातर जजेस जो हैं वो FPSC के थ्रू तैनात होते हैं और वो बराह रास्त हाई कोर्ट के मातहत होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं होते। हाई कोर्ट आज़ाद अदालतें हैं। तो इस हद तक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक तो हमें सहाफ़ियों को भी बताया और दूसरा अलामिया का भी हिस्सा है, जिसके बाद IMF का जो वफ्द है वो वहाँ से फिर रवाना हो गया। उसके बाद जो दूसरी अहम तरीन बात थी वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुतालिक थी। उन्होंने कहा कि मुझे अडयाला जेल से ख़त लिखा गया है जिसमें इमरान खान ने कुछ संजीदा नोयत के इल्ज़ामात लगाए हैं। चूँकि वो ख़त जो है उसमें जो हमसे मांगा गया है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म क्या चाहते हैं, तो वो आइन के आर्टिकल 184(3) में कुछ अपने केसेस के हवाले से इंसाफ मांग रहे हैं। लिहाजा ये मेरी डोमेन नहीं है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद आइनी बेंच बन चुका है। मैंने अपने ऑफिस को डायरेक्ट कर दिया है कि आप ये जो ख़त है ये आइनी बेंच को भिजवा दें, वो कमेटी में इसका जायज़ा ले सकते हैं। साथ फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके कोट एंड कोट अल्फाज हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना था कि मुझे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने सिर्फ इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि साथ कुछ मवाद भी फराम किया है और एक USB भी हमें दी है। जिसके बाद फिर जब सवालात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से शुरू हुए, चूँकि जो अदालती महाज में इस वक्त कुछ तनाज़ात चल रहे हैं, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी का मामला है, जजेस के ट्रांसफ़र का मामला है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए रोज़ आप देखते हैं कि ख़तो किताबत होती है, जजेस एक दूसरे को ख़त लिखते हैं। तो उस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र और वहाँ पर सीनियरिटी के तनाज़े पर यह कहा कि ट्रांसफ़र और सीनियरिटी को अलग अलग मामला रखिए। ट्रांसफ़र जो था वो खालिसतन आइनी मामला था, सीनियरिटी जो है वो अभी सब जुडिस है, उसके ऊपर फैसला होना है। गुज़श्ता रोज़ के जुडिशल कमीशन में भी मैंने अपनी राय दी है और अब मामला जब किसी अदालती फोरम पर आएगा तो वो वहाँ पर तय होगा। अभी उस पर मैं कोई ज़्यादा बात नहीं कर सकता। जब फिर हमने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुछ जजेस जो हैं, जैसे गुज़श्ता रोज़ का जुडिशल कमीशन का इजलास होता है और उसमें से फिर बाइकाट जो है वो भी किया जाता है, तो उस हवाले से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना था कि बदकिस्मती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे जजेस की कुछ पुरानी आदतें हैं जिन्हें ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ख़त मुझ तक नहीं पहुँचता, मीडिया
तक पहले पहुंच जाता है। साथ उन्होंने फिर एक मिसाल भी दी कि कुछ दिनों पहले मुझे ख़त मौसूल हुआ, तो मुझे मेरे स्टाफ ने कहा कि आपको ख़त मौसूल हुआ है, तो मैंने उसे कहा कि हम सुबह देखेंगे। तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि कुछ देर बाद मैं टेलीविजन देख रहा था, तो जो ख़त मैंने अभी तक खोला नहीं था वो मीडिया तक पहुंच चुका था, जिसके बाद उन्होंने साफियों को तमाम सवालात लिए, उसका जवाब भी दिया और कहा कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर होने में वक्त लगेगा, आप इस सिस्टम पर यकीन रखिए। अच्छा, एक तो ये बताएं कि कल ये जो कुछ होता रहा, जजेस की तैनातियों के ऊपर वकला का एहतजाज था, इसको पाकिस्तान बार कौंसिल ने, सुप्रीम कोर्ट बार ने तो ओन नहीं किया, लेकिन हमने देखा कि जुडिशल कमीशन से मंसूर अली शाह साहब ने भी, मुनीब अख्तर साहब ने बाइकआउट भी कर दिया, ख़त का आपने खुद भी हवाला दिया। ये फरमाइएगा कि आप कवरेज तो करते हैं, लेकिन आप माहौल कैसा देख रहे हैं? कोई कॉन्फ्लिक्ट की फ़िज़ा या रिफ्ट की फ़िज़ा आपको महसूस होती है जब ये जजेस बेंचेस में बैठते हैं एक दूसरे के साथ? तो जितना ज़्यादा आप खुलेआम इनके इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, वो क्या वहाँ कोर्ट रूम्स में महसूस भी होते हैं? देखिए, बिल्कुल इस तरह की जो सूरत हाल है वो सामने आती है, लेकिन अब सूरत हाल 26वीं तरमीम के बाद तकसीम हो गई है, क्योंकि बदकिस्मती से जजेस में भी कुछ नज़रियाती तकसीम तो है। अब रेगुलर बेंचेस के जजेस हैं और कुछ आइनी बेंचेस के जजेस हैं, तो इन दोनों के अख्तियार समाज से मुतालिक तकसीम हमें नज़र इस सूरत में आई कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने माजी में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और आइनी बेंच के दो जो मेंबरान हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से फुल कोर्ट बनाने का कह दिया, जिसके बाद फिर आइनी बेंच के जो जजेस हैं उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के जो फैसले हैं उनको अनडू कर दिया। तो रिफ्ट तो हमें नज़र आती है, लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल में ये तमाम जजेस किसी फुल कोर्ट की शक्ल में किसी एक बेंच में या एक कमरा अदालत में नहीं बैठ रहे। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस चल रहा है, मैं उस पर भी आपका कमेंट ले लूँ। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का केस है, इसके हवाले से क्या कहेंगे कि कब तक इसका फैसला एक्सपेक्टेड है? क्योंकि रिमार्क्स जो आ रहे होते हैं जजेस के, उससे तो लग रहा होता है कि बज़ाहिर मुतमईन उनको हुकूमत नहीं कर पा रही है, या जो हुकूमत की तरफ से जो टीम है वो मुतमईन नहीं कर पा रही है कि ये जस्टिफाइड हैं, जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या, वैसे तो फैसले आने से पहले इस पर तबसरा नहीं हो सकता, लेकिन बज़ाहिर किस किस्म की वाइब्स आ रही होती हैं उन सेशंस में जब वो हेयरिंग्स हो रही होती हैं? देखिए, इस वक्त आइनी बेंच जो है उसके सामने दो बुनियादी सवालात हैं। एक तो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल है और दूसरा कानून की वो शिकें हैं जिनके तहत ये ट्रायल होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो माजी का 23 अक्टूबर 2023 का फैसला था उसमें ट्रायल को भी कलअदम करार दिया गया था और उन शिकों को भी आइन से मुतसादम करार देकर जो है वो उड़ा दिया गया था। तो अब ये बेंच जो है ये दो सेक्शंस में ये केस सुन रहा है। ये अगर इस हवाले से हम बात करें कि ये केस कब तक कंक्लूड होता हुआ नजर आ रहा है, तो अभी भी ये अदालती हफ्ता और उससे अगला अदालती हफ्ता भी अगर हम देखें तो हमें ये केस कंक्लूड होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, वो दलाइल दे रहे हैं। इसके बाद 2 से 3 और दरखास्त गुजार हैं, उनके दलाइल होने हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दलाइल होने हैं। तो फिर टाइम लगेगा। जी हाँ, जो फिर वजारत दिफा के जो वकील हैं ख्वाजा आरिफ साहब, उन्होंने जवाब भी देना है। तो ये 2 हफ्तों तक मुमकिन तौर पर यह केस कंक्लूड हो सकता है और फिर बेंच ये तय करेगा कि क्या इन 105 सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या मुस्तकबिल में वो है उसको बहाल करना है या उसको भी कलअदम करार देना है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी ही डिटेल में हमें तफसीली तौर पर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सहाफ़ियों को जो एतमाद में लिया, उस मीटिंग का ये हिस्सा भी थे, और जिन कोर इशूज़ के ऊपर जो कि अदर दिन IMF भी थे, जो कि जजेस की तैनातियों के हवाले से भी मसाइल हैं, उसके ऊपर क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की राय थी, इसके बारे में भी उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम बात करने जा रहे हैं कि सियासी तौर पर इस वक्त हुकूमत, अदलिया और अपोजिशन अलग अलग पोजीशन पर खड़ी नज़र आती है। किस हद तक ये कॉन्फ्लिक्ट का एलिमेंट बन सकता है और किस हद तक हुकूमत इस पोजीशन में है कि इन मसाइल को हल कर सके, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से बात हम कर रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से मुलाकात के हवाले से और IMF का एतमाद में लेने के हवाले से जो गुफ्तगू उमर अयूब साहब ने की है, उसके बाद लगता यह है कि अपनी रिजर्वेशन तो PTI सामने रखेगी, लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सहाफ़ियों को भी एतमाद में लेने की कोशिश की गई है। लेकिन असल मुद्दा ये होगा कि अब देखना होगा कि जो असल मकसद है IMF का इन मुलाकातों का, क्या वो मकसद पूरा होता हुआ भी नज़र आ रहा है। एक तरफ हुकूमत पूरी गुंजाइश दे रही है IMF के वफ्द को कि जो मसाइल हैं उन पे उनको एतमाद में ले सके, बल्कि इसके साथ जो पॉलिसीज़ का तसलसल IMF चाहता है वो भी नज़र आए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या इससे मुख्तलिफ नज़र आएगी, एक बड़ा चैलेंज भी होगा। दूसरी तरफ कोर्ट से भी जो खबरें आ रही हैं, हमने गुज़िश्ता रोज़ भी वकला का एहतजाज देखा। ये अलग बात है कि वो एक
भरपूर एहतजाज नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वकला की तरफ से अपने तौर पर इनफरादी तौर पर उस एहतजाज से वो तमाम तैनातियाँ जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में हो रही हैं उनको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई है, जबकि पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार जैसे इदारों ने उसको डिसओन किया है। अब देखना होगा कि आया अदलिया किस तरह इस मामले को आगे लेकर चलती है, लेकिन मसाइल इस वक्त सियासी से ज़्यादा अदालती मामलात में ज़्यादा फैलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पूरे सियासी माहौल के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हाफिज़ भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, आमिर इलियास राना साहब। आमिर भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आमिर भाई पहले तो ये बताइएगा कि आज जस्टिस याया आफरीदी ने सहाफ़ियों से भी मुलाकात की। अच्छा, वो मुलाकात का अहवाल तो हम प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे, लेकिन आपके ख्याल में ये एतमाद में लेने की ज़रूरत वो क्यों महसूस कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब एक दिन पहले ही वकला की तरफ से भरपूर एहतजाज की कोशिश की गई। आपको क्या लगता है कि एक ही चीज़ में वो मुख्तलिफ लवाजमात पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही मुलाकात में बहुत सारी चीज़ों पर ब्रीफिंग दे दें? देखें, बिल्कुल जब प्रेस एसोसिएशन को मैसेज आया था तो बता दिया गया था कि हर चीज़ पे आप बात करेंगे, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। तो उन्होंने इमरान खान का भी बता दिया कि जो उनका खत आया है कि वो आर्टिकल 184(3) के तहत वो आईनी कमेटी में चला गया, जिससे इमरान खान को चिढ़ा जाहिर है, तो मामला वहीं चला गया जहाँ से वो घबराए हुए हैं। और फिर जो IMF की मीटिंग पे बात हो गई वो भी उन्होंने बता दी। मेरे ख्याल में तो ये एक अच्छा तासुर बनेगा इस बात से कि बजाय लोग इधर उधर से खबरें पूछें, बराह रास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आमिर फारूक साहब के आना, हाई कोर्ट के अंदर तकर्रीरियाँ, सुप्रीम कोर्ट में तकर्री, मियाँ गुल औरंगज़ेब का टैक्स में, तो उन्होंने साथ ये भी इंकशाफ कर दिया कि हमारे कुछ साथी टैक्स वाले केसेस नहीं ले रहे। तो यानी जो आइन के तहत हल्फ लिया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, वो सियासत की नज़र कर रहे हैं। ये बुनियादी बात समझने की है कि उन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि ये मिसकंडक्ट है, और काम तो चल जाएगा ना कि वो एक हाई कोर्ट से जज को ले आए हैं जो इस काम के माहिर हैं, तो ठीक बात है। फिर ये खतूतबाजी ही अगर करनी है तो चीफ जस्टिस ने भी पब्लिक में आके खतूत पे खत भी फेर दिया है और बात भी बता दी है कि फिर अलर्ट हो जाएं, क्योंकि जब आप चीज़ें खुद देखें ना, एक खत पहले आता था काजी फैजी साहब पे ये बात आती थी कि जी वो खत लिखते हैं और वो लीक हो जाता है। अब एक और 4 जजों ने खत लिखा, उससे पहले लिखा हाई कोर्ट के जज वो लीक कर रहे हैं कि जिसके पास गया है या तो वो बताए, उससे पहले ये पब्लिक हो रहा है। तो कोई बात नहीं, चलें, ये रिवायत थी तो उन्होंने कहा कि ये हमने ये भी पूरी कर दी। लेकिन ये सवाल हो सकता है ना कि ये मीडिया को जब चीफ जस्टिस ऑफिस ने तो नहीं दिया, तो वो जजों के ऊपर ही सवाल आएगा ना, वो मीडिया के ऊपर तो सवाल नहीं आएगा कि आपने कैसे कर दिया, क्योंकि वो तो ऑन कर लिया, चीफ जस्टिस ने भी कर लिया और जजों ने भी ऑन कर लिया। लेकिन मेरे ख्याल में कि हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा अब इदारों के बारे में गलतफहमी होगी। आप आज देख लें, जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने रिमार्क्स दे दिए कि अदलिया और मुकन्नना इंतज़ामिया सारे जो हैं वो कोलैप्स कर चुके हैं, जिसका वो हिस्सा है, तो वो उस पर इजहार कर रहे हैं और स्पीकर ने फिर उस पर सख्ती से गुफ्तगू भी कर दी। तो ठीक है, अगर इदारों में मुकालमा नहीं रहा तो फिर जवाबात और खतूत हो रहे हैं शुरू। तो स्पीकर ने जहां एक साहब को कह दिया कि जी फिर आप हराम की तनख्वाह मत लें, फिर आप छोड़ दें, आप हमें लिख के दे दें अगर आप इस असम्बली को हराम की समझते हैं। तो दू बदू गुफ्तगू हो रही है, तेज़ी से हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि आगे चल के कहीं ना कहीं ये मुदाकरात की तरफ रास्ता मेरे हिसाब किताब में निकल आएगा, क्योंकि गुफ्तगू काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। अच्छा, अब आमिर भाई मुख्तसर बताइएगा, ये मुज़ाकरात किसके दरमियान आप कह रहे हैं? फिर मैंने इसी से मुतालिक एक सवाल और भी आपसे करना है, किसके दरमियान मुज़ाकरात आप इशारा कर रहे हैं? देखें, मुज़ाकरात तो फिर पार्लियामेंट के थ्रू ही होने हैं, ये तो आप भूल जाएं कि जब आप एक सांस में ये समझें कि मैंने खत आर्मी चीफ को लिखा और दूसरे सांस में कहे कि मैं तो आपको एहसास करा रहा हूँ, आपको एहसास नहीं है, फिर आप तफरीक पैदा करें फ़ौज में और फ़ौज की कमान में, तो ये सिलसिला इस तरह चलता नहीं है ज़्यादा कि आपको कोई इस तरह की गेम करने देगा। तो आपको अगर बातचीत करनी है तो ठीक है, वरना उन्होंने जो काम आपके लिए बंदोबस्त ठीक था कि डिवीज़न बेंच की आपको सहूलत मुहैया थी, वो अब आपके लिए नहीं रही, बल्कि वो डिवीज़न बेंच ज़रा डिफरेंट होगा, ना सज़ा मुअत्तल होगी, ना ज़मानत जल्दी मिलेगी, वो मेरिट पे होगी, जैसे रूटीन में नवाज शरीफ के साथ भर्ती गई थी। इनके साथ तो मुख्तलिफ अंदाज में हुई थी ना, कि बस इधर सज़ा मुअत्तल उधर ज़मानत हो गई, तो चीज़ें फटाफट चल पड़ती थी, आउट ऑफ टर्न ली जाती थी। अब ज़रा इनको टर्न पे आना पड़ेगा। सही, अच्छा, यू टर्न की बात नहीं कर रहा, मैं समझ गई। अच्छा आमिर भाई, अब आपने भी थोड़ी सी बात की है, मैं चाहूँगी इस पर थोड़ा सा हम और भी आपकी राय जाने। एक तो खतूत आपने कहा, अब मोहसिन कियानी साहब का तो चलिए बात का मसला है, लेकिन ये मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब के पहले कल उन्होंने खतूत के ज़रिए रिजर्वेशंस का इज़हार किया जुडिशल कमीशन के इजलास के ऊपर, फिर उन्होंने बाइकआउट ही कर दिया, फिर और भी कुछ आयशा मलिक साहिबा वगैरह ने भी इसी किस्म की अमल किए। आपको क्या लगता है कि इसको किस तरह कंट्रोल करेंगे याया आफरीदी साहब? मतलब देखिए, कहने को तो आइन और कानून के मुताबिक वो तमाम तैनातियाँ जो उसका कल अनाउंसमेंट हुई है उसमें कोई भी चीज़ कानून से हटकर नहीं की,
लेकिन टीम ही अगर उनको सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर तो ये मसाइल मतलब बीच चौराहे में हंडिया फूटने वाली बात है कि हर चीज़ का जो है वो हर बंदे को पता है कि कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है और किसके किसके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद हैं। तो वो फूट चुकी है, अब उसके हतमी मराहिल शुरू हैं। देखें, उन्होंने जो लफ्ज़ कोर्ट पैकिंग लोग कह रहे हैं, ये कोर्ट पैकिंग इस तरह भी थी कि 2030-32 तक के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान की एक लाइन लगा दी गई थी। साकिब निसार साहब ने जब चौथे नंबर से मुनीब अख्तर साहब को कराची से सिंध हाई कोर्ट से उठाया था और लगाया था कि उनके ससुर के साथ वो काम कर चुके थे सेक्रेटरी लॉ के तौर पे भी, और मैंने दोनों को, खालिद अनवर साहब को और उनको काम करते हुए देखा भी है, मैं जानता हूँ 97 वाले सारे वाक़यात को। तो जब उन्होंने ये काम शुरू किया था तो कोर्ट पैकिंग कहाँ थी? जब पिक एंड चूज सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, फिर मंसूर अली शाह साहब जिनको आज बहुत बहुत अच्छी तरह यकसुई से उन्होंने अपनी सरबराही में इंसाफ भी फराम किया, 8 जजों ने, पीटीआई को जो दरख्वास्त दिंदा भी नहीं थी, तो उन्होंने ही हाई कोर्ट्स में ये राय दी थी कि सीनियरिटी की बजाय आप 3 जजेस के पैनल में से चीफ जस्टिस लगा दें। तो अब ये जब आप कहीं आपकी राय मानी जाए और दूसरा कोई फैसला करे तो आपको राय लगता है कि ये आइन और कानून के खिलाफ है। आमिर फारूक साहब को उनके जजेस ने, आप ये समझें कि जिस तरह तला हुआ था एक किस्म का, आइन और कानून के अंदर बिठा के उनको रोजाना तलते थे। तो उन्होंने अब क्या किया, जब वो 3 जज आए हैं तो उन्होंने उन 6 जजों से वो तमाम कमेटियाँ सबसे ले ली जो उनके पास इंतजामी इख्तियारात किसी भी तरह हाई कोर्ट के और उनकी मातहत अदालतों में थी, एक एक करके सीनियर प्रीमियर जज को दी। उसके बाद जो नंबर 2, 3 पे लोगों के पास थी वो नंबर 9 तक पे चली गई कि जी आपने मुझे बहुत तंग कर लिया, अब आपके साथ हिसाब बराबर हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, आपकी रिप्रेजेंटेशन को भी खारिज करके जा रहा हूँ, आप जाएं सुप्रीम कोर्ट में और नए साहब आएंगे वो आपके साथ खुद मामला तय कर लेंगे, लेकिन आपके पास कुछ नहीं। इसी तरह जब ये खुद मंसूर अली शाह साहब इन लोगों को था तो वो उन्होंने ये भी ज़ाहिर किया कि हम तो यहीं बैठ के काम करेंगे, हम नहीं करेंगे रिज़ाइन वगैरह। ये बात मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाले से पिछले हफ्ते भी ट्वीट की थी कि जी हमें तो चीफ जस्टिस ने खुद बुलाया था, हम नहीं गए थे। मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस कियानी साहब की और जो एजाज इसहाक साहब की हैं, और हम कोई रिज़ाइन नहीं करने जा रहे। तो ये दो बदू मुकाबला शुरू हो गया है। अब ये किसी मंतक के अंजाम पे पहुंचेगा। तो जिनके साथ ये लड़ने जा रहे थे, जिनके साथ मिल के खेलते थे, उन्होंने बंदोबस्त कर दिया इनका। अब हाई कोर्ट्स के नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे 4 के, आलिया नीलम ने तो वहीं रहना है, तो फिर तरतीब बदल जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट भी आ जाएगी। फिर जिस हाथ कंगन को आरसी किया, जिस हथियार से वो खेल रहे थे यानी आइन और कानून के, उसी हथियार से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून के हथियार से अब फुल कोर्ट को अगर बुलाना चाहेंगे तो वो बुला लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साथ मौजूद थे कीमती वक्त के लिए। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मसाइल मौजूद हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर ख़ुद पार्टी इतनी मजबूत नज़र नहीं आती है कि इन मसाइल से निबरद आज़मा हो सके। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद ऐसी ही एक और जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि बड़े टफ टाइम से गुजर रही है, जहाँ हुकूमती सतह के ऊपर उनकी कोई दाद रसी और उनके मुतालबात के ऊपर कुछ एड्रेस नहीं किया जा रहा, ना तो पीपल्स पार्टी की सूबाई सतह के ऊपर और ना ही वफाक में मुस्लिम लीग नून की सतह के ऊपर। वहीं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कुछ अंदरूनी मसाइल का भी शिकार है। इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हम सियासी तौर पर वफाक की बात कर रहे हैं, वहीं वफाक का अहम हिस्सा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक इत्तेहादी की सूरत में भी मौजूद है, लेकिन लग ये रहा है कि MQM इस वक्त आपसी मसाइल का शिकार हो चुकी है। कुछ दिनों पहले से ये खबरें आ रही हैं कि MQM के अंदर जो ग्रुप बंदी है, जो कि माजी में भी मौजूद रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस ग्रुप बंदी के हवाले से खबरें बाहर आ रही हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ख़ास तौर पर जब PSP को इसमें मर्ज किया गया था, उसके बाद से हमेशा से वोकल तो रहे हैं, लेकिन उनकी MQM में वापसी के बाद अब लग ये रहा है कि शायद बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उनकी मौजूदगी को परेशान कुन अंदाज में देख रहे हैं। और दूसरा, खबरें भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं कि गवर्नर सिंध की जो कुर्सी है वो भी मुस्तहकम नज़र नहीं आ रही। इसी पूरी सियासी सूरत हाल के ऊपर और MQM कैसे इन मसाइल से निपट सकती है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है रुकन कौमी असम्बली हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अरशद वोरा साहब वीडियो लिंक पर मौजूद है। वोरा साहब बहुत शुक्रिया सर आपका। सर ये फरमाएगा कि MQM में इख्तलाफात की खबरें माजी में भी वक्तन फ़वक्तन आती रही हैं, हर पार्टी में इख्तलाफ होता है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले बहादुरा मरकज़ के ऊपर जो नारेबाजी की गई, उसमें कुछ लोगों का हवाले से उनकी हामी होने के नारे लगाए गए, कुछ के अगेंस्ट लगाए गए। तो वो असल सिनेरियो क्या था? पार्टी में वाकई के इख्तलाफात इतने शदीद हो चुके हैं? देखें, मैं ये समझता हूँ कि आपने खुद अभी एक बात कही कि हर पार्टी में इख्तलाफात होते हैं और जो है इख्तलाफात कभी जो है आसानी से हल हो जाते हैं, कभी थोड़ा सा इट प्रोलॉन्ग्स और फिर बैठकर मसाइल हल हो जाते हैं। जो मसाला हुआ था वो भी हल हो चुका है ऑलरेडी। और जो आपने ये बात की कि देखें आफ्टर मर्जर डेफिनेटली देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। फिर जो है PSP जो है उसकी अपनी एक पॉलिसी थी और फिर MQM की जो पुरानी पॉलिसीज़ हैं,
तो वो आपस का मर्जर होना एक खुशाइंद बात है और चीज़ें जो हैं काफ़ी पॉजिटिव अंदाज में गई। यही एक वजह है, इस मर्जर की वजह से अवाम ने जो है उसको अप्रिशिएट भी किया और MQM को 17 सीटें MNA की मिली और तकरीबन 35 के करीब जो है MPs की सीटें भी मिली और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 सेनेटर्स भी हैं MQM के। तो ये मर्जर की वजह से ही है और मर्जर जो है ज़ाहिर सी बात है PSP भी MQM का, क्योंकि PSP के ज़्यादातर लोग जो हैं वो MQM से थे और बहुत सारे न्यूट्रल ऐसे लोग PSP में आए थे जो कि अब MQM का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इख्तलाफात जो हैं वो पॉलिसी पे होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किस जगह नहीं होता, कुछ जगहों पे जो है वो चीज़ें सामने आ जाती हैं, कुछ जगहों पे सामने नहीं आती। आज बड़ी एक ऑब्वियस सी बात है, मैं मिसाल देता हूँ कि सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब की नहीं बन रही, वो वज़ीर बल्दियात हैं और ये मेयर हैं, इनकी भी आपस में नहीं बन रही है। इसी तरीके से और भी पार्टियों में ग्रुप्स हैं, इसी पार्टी में बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन फाइनली वही होता है जो पार्टी की पॉलिसी सब बैठकर तय करते हैं और जो फिर सामने आती है। तो आई डोंट थिंक कि ठीक है नहीं होनी चाहिए ये चीज़ें, एक्सट्रीम पे नहीं जानी चाहिए, लेकिन ऐसे मौके पे कुछ शरपसंद अनासिर जो है उसका फ़ायदा उठा लेते हैं और वो जाहिर सी बात है जो भी है उसको बहरहाल अब रिजॉल्व कर लिया गया है एंड देयर इज़ नो सच इशू एनी मोर नाउ। सर ये फरमाइएगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब और उनके साथ PSP से जो लोग आए थे, आप भी गालिबन उसका हिस्सा थे, ये फरमाइएगा कि कहा यह जा रहा है कि वो लोग ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पार्टी का जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तब्दील करने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, तो क्या वाकई ये बात दुरुस्त है? देखिए, पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का रिवायती तौर पर जो रहा है, एक जो उसका क्या कहते हैं उसको ऑर्गेनोग्राम कह लें, उस ऑर्गेनोग्राम को तकरीबन कुछ मेरे ख़्याल से साल भर हो गया, वो डिज़ोल्व किया गया है और इट इज़ वेरी मच ड्यू कि उस ऑर्गेनोग्राम को दोबारा से जो है वो वापस लाया जाए और पार्टी में जिस तरीके से पार्टी में राब्ता कमेटी है और फिर पार्टी में अब चेयरमैनशिप और डिप्टी चेयरमैनशिप तो डिसाइडेड हो चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी होनी हैं जो कि मैं भी ये समझता हूँ कि जितनी जल्द हो जाए उतना ही बेहतर है, ताकि पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जो होना चाहिए वो अपनी असली शक्ल में वापस आ जाए। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी मच नेसेसरी, जिस पर के अब पार्टी के तमाम लोग मुत्तफ़िक़ हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये भी इंशाअल्लाह ताला जल्द ही हो जाएगा। सर लेकिन आखिर वजह क्या है कि ना सिर्फ इख्तलाफात के ऊपर बात हो रही है बल्कि गवर्नर सिंध जो हैं कामरान टिसोरी साहब, उनके बारे में भी बार बार ये बात की जा रही है कि शायद उनको तब्दील कर दिया जाए, उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं। हालांकि कल भी MQM की तरफ से कहा गया कि गवर्नर सिंध अपने ओहदे पर रहेंगे, लेकिन क्या इन खबरों में कोई सदाकत है कि उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट? इसमें तो 1% भी सवाल ही नहीं पैदा होता। देखें, पार्टी की तमाम लीडरशिप ने, चाहे वो खालिद मकबूल सिद्दीकी हों, चाहे वो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हों, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल हों, चाहे वो नसरीन जलील हों और चाहे अनीस कायम खानी हों, उन्होंने वक्तन फ़वक्तन हर जगह जो है गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जो है परफॉर्मेंस की तारीफ़ें की हैं। और उनके अलावा अगर आप देखें तो मेरे ख़्याल से ये तो बिल्कुल एक जिसको कहते हैं कि बड़ी क्लियर सी चीज़ है जो उनकी परफॉर्मेंस है। मेरे ख़्याल से पाकिस्तान की तारीख़ में जो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जो अचीवमेंट्स अब तक की हैं और जो करते चले आ रहे हैं वो आज तक किसी गवर्नर ने नहीं की। लोगों ने जो बातें की उन्होंने उस पर अमल करके दिखाया। 50,000 स्टूडेंट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करना, उसके बाद जो है लाखों की तादाद में राशन का बांटना, उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट वो बेल ऑफ होप जो है हर छोटे बड़े इश्यूज़ पे, जो कि उनका काम नहीं है उसके बावजूद वो हर छोटे बड़े इश्यूज़ पे जो है वो प्रोविंस के खड़े हो जाते हैं। और उनकी परफॉर्मेंस का तो कोई कंपैरिजन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक नहीं मिलता, जिसने कि बहुत कम अरसे में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी हो कि अब लोगों के लिए उस माइलस्टोन को अचीव करना बहुत मुश्किल कर दिया उन्होंने।
सर ये फरमाएगा कि चलें, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इन चीज़ों का इशारा किया है कि कहाँ पार्टी स्टैंड करती है, लेकिन जो एक तंजीमी स्ट्रक्चर था मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का, वो बहुत सालों से मौजूद था, उसको दोबारा अब बहाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके लिए जो कमेटियाँ बनाई गई हैं, उसके लिए नॉमिनेशंस अभी तक उस अंदाज में सामने नहीं आ रही हैं, फिर ओहदों का ऐलान अभी तक नहीं किया गया। आपको क्या लगता है कि बज़ाहिर MQM अब नहीं चाहती है कि जिस तरह माजी में ऑपरेट करती रही है उसी तरीके से उसको चलाया जाए ग्रास रूट लेवल के ऊपर? अब कोई नया मॉडल आप लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं क्या? देखिए, कोई नया मॉडल इंट्रोड्यूस नहीं करना, और वही जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर था उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है पार्टी जो है उसका ऑर्गेनोग्राम उसी लेवल पर आएगा, आना चाहिए। देरी हो गई। और जहाँ तक आपने कमेटियों की बात की, ये कमेटियाँ नई नहीं हैं, हमेशा से MQM में ये कमेटियाँ एग्जिस्ट करती थीं, और ये कमेटियाँ इसी तरीके से लोग मिलकर देखा करते थे। तो ये अब जब जाहिर सी बात है कि आगे जब टीम बढ़ेगी, जो राब्ता कमेटी अगर अनाउंस हो जाती है जल्दी, तो राब्ता कमेटी के ऊपर फिर ये जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो डेफिनेटली उसके बाद फिर चीज़ें और मज़ीद चेंज होंगी। तो ये जो ना ऑनगोइंग प्रोसेस है, और ये होता रहता है हर पार्टी में, और वंस इट विल बी डन, तो मैं समझता हूँ कि खुद ब खुद जो लोग इस वक्त बात कर रहे हैं, जो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब की जो है वो उनके पास फिर कहने को कुछ रहेगा नहीं। सर ये फरमाएगा कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने वफाक से जो वादे हुए थे उन वादों के वफा ना होने का भी शिकवा किया, और फिर ये भी कहा वज़ीर आज़म साहब से कि इस हवाले से उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपको क्या लगता है कि MQM आखिर वफाक से क्या डिमांड कर रही है जो अभी तक फुलफिल नहीं हो सकी उसकी डिमांड्स? देखिए, इस वक्त हमें जो है ना K4 की प्रोग्रेस चाहिए। इस वक्त हमें कराची में डेवलपमेंट के लिए जो भी काम होने हैं, जो भी हमारी डिमांड्स थी, उन कामों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ख़ास तौर पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखें आज जो है कराची, इस वक्त जो कराची का हाल है, आप कभी अपने कैमरे को भेजें कराची के मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ सड़कों पे, मुख्तलिफ़ गलियों में, आपको कराची वो कराची नज़र आएगा जहाँ पे कि आप ये कहेंगे कि ये हम किसी शहर में नहीं, किसी जंगल में घूम रहे हैं। आपके सामने है रोज़ाना जो है डंपर की एक्सीडेंट होता है डंपर का और मोटरसाइकिल सवार। अभी पिछले सिर्फ मेरे ख्याल से 3 दिनों में जो है डंपर की टक्कर से 15 लोग बेचारे अपनी जान जो है गंवा चुके हैं। तो कराची के अंदर जो है जंगल का कानून है इस वक्त। कराची इज़ नॉट मैनेज्ड प्रॉपर्ली, इनके लिए मैनेजेबल रहा ही नहीं है। आज जिस जगह पे कराची को लाकर खड़ा कर दिया गया है, कराची कराची नहीं रहा। कराची आज से 20-25 साल पहले का जो कराची होता था, जिस कराची को 2010 में ये कहा गया था कि ये दुनिया के 12 तेज़ रफ्तारी से तरक्की करने वाले शहरों में से एक शहर है, आज वो कराची जो है दुनिया के बदतरीन शहरों में पहले या दूसरे नंबर पर है। और कराची के लिए सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंजिंग चीज़ है वो कराची की पॉपुलेशन का कंट्रोल है। असल में प्रॉब्लम ये है कि कराची आज भी देखें, इस साल भी यही अनाउंस हुआ कि कराची ने 68% जो है टैक्स दिया है पूरे पाकिस्तान का। अब जब कराची 68% टैक्स दे रहा है तो कराची की ओनरशिप जो है वो वफाक को भी लेनी चाहिए, दूसरे सूबों को भी लेनी चाहिए। ख़ास तौर पर वफाक को इसलिए लेनी चाहिए कि वफाक जो है कराची के पैसों पर चल रहा है। अब अगर कराची की सड़कों का सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक हद तक बुरी हो चुकी है, कोई एक सड़क जो है ड्राइवेबल नहीं रही है, वहाँ पर ट्रैफिक का कोई कानून नहीं रहा है, वहाँ पर जो है बच्चे अगवा हो रहे हैं, गटर के ढक्कन ना होने की वजह से बच्चे जो है वो गटर में डूब कर मर रहे हैं। एवरेज हर महीने 2 बच्चे जो है वो गटर का ढक्कन ना होने की वजह से डूब के मर रहे हैं। सीवरेज का हाल बुरा है, जिस जगह चले जाएं सीवरेज का पानी नज़र आएगा। आपके सामने है, आज से 20 साल पहले वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट डोमेस्टिक सीवेज के होते थे, वो पिछले 15 साल से बंद करके हर साल उसकी मेंटेनेंस में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। गर्ज़ ये कि कराची को लोगों ने लूट का माल समझा हुआ है और कराची से जो कुछ हो सकता है लैंड ग्रैबिंग की हद हो चुकी है। मतलब यू नेम इट। आज लियारी एक्सप्रेसवे को देख लें आप, लियारी एक्सप्रेसवे के नीचे कच्ची आबादियाँ डेवलप होना शुरू हो गई हैं। पहले 1 झुग्गी बनती है, फिर 2 बनती है। आप गटर बगीचा को देख लें, वो 100 एकड़ की लैंड जो है जिसको कि गार्डन के लिए मुख्तस किया गया था, आज वहाँ पर जो है वो डेबरी और सीमेंट और ये वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने अपने
जो है वो प्लांट लगाए, उसके बाद बेड़ा गर्क करके उस ज़मीन का, अच्छा वहाँ पर भी जो है अब कच्ची आबादियाँ डेवलप होनी शुरू हो गई हैं। आप नाम लें, कराची में हर जगह 550 कच्ची आबादियाँ पहले दी, अब मैं समझता हूँ कि 1000 के करीब हो जाएंगी अगर इसको आज रोका नहीं गया तो। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब, हमारे साथ मौजूद थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन भी हैं और मेंबर कौमी असम्बली भी हैं। यकीनन MQM के लिए भी एक टफ टाइम मौजूद है कि हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी हुकूमत से जो उनकी रिजर्वेशन हैं उनका इजहार तो करे है, लेकिन इस वक्त उन रिजर्वेशन को हल करने की पोजीशन में न जाने इस वक्त की हुकूमत नज़र क्यों नहीं आती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सिर्फ टाइम गेन करने की सूबे में कोशिश कर रही है। यकीनन अगर ये मद्देनज़र रखा जाए कि MQM कोई बेहतर फैसला करती है तो वफाक और सूबा दोनों ही मुश्किलात का शिकार हो सकता है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।